नमस्कार। आज करंट अफेयर डिस्कस करते हैं 2025-26। जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसको करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन देशों के त्रिकोणीय संगम के पास स्थित है? ऑप्शन है भारत, म्यांमार और बांग्लादेश, बी भारत, नेपाल और चीन, सी भारत, भूटान और चीन, डी चीन, भूटान और नेपाल। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत, चीन, नेपाल और चीन। अब इसको विस्तार से देखते हैं। हाल ही में तीर्थयात्रियों ने भारतीय सीमा के पुराने लेपुलेख दर्रे से पवित्र कैलाश चोटी का पहली बार दर्शन किया। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय संगम के पास 5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और हिमालय का प्रवेश द्वार है। यह पिथौरागढ़ के ब्यास घाटी में स्थित है। यह 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया था। इसका प्राचीन व्यापारिक महत्व है और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा है जो भगवान शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत की एक पवित्र हिंदू तीर्थ यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? केन्या, इंडोनेशिया, वियतनाम, मिस्र। सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने 19-20 अक्टूबर 2024 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उपराष्ट्रपति गिब्रान रकाबुमिंग राका के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2024 में भारत और इंडोनेशिया 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 14 फरवरी 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर जोको विडोडो का स्थान लिया। इंडोनेशिया की राष्ट्रपति पद की अवधि 5 साल की होती है जिसमें अधिकतम 2 कार्यकाल होते हैं। गिब्रान रकाबुमिंग राका नए उपराष्ट्रपति है जो जोको विडोडो के पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा हमारा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने अनुमोदित किया था जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और WHO जैसी विश्व संगठनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और एक न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देता है। पहली संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई थी जिससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि हुई। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र दिवस को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली AI भाषा मॉडल का नाम क्या है जिसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित किया गया है? ऑप्शन ए सर्वम 1, विकास 3, साहित्य AI, इंडिक AI। सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्वम 1। भारतीय स्टार्टअप सर्वम AI ने सर्वम एक लॉन्च किया जो भारतीय भाषाओं के लिए पहला अनुकूलित LLM है। सर्वम एक ओपन सोर्स है और यह 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी। यह एक छोटे भाषा मॉडल SLM के रूप में वर्गीकृत है जिसमें 10 अरब से कम पैरामीटर है। यह 4 से 6 गुना तेज इन्फ्रेंस स्पीड प्रदान करता है जो सीमित कंप्यूटिंग पावर वाले प्रोडक्शन और एज डिवाइस के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5, हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी 17 नवंबर, ऑप्शन सी 18 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 नवंबर। भारत में 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है ताकि मिर्गी, इसकी चुनौतियों और जल्दी निदान की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। मिर्गी या मिर्गी विकार एक दीर्घकालिक मस्तिष्क स्थिति है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं गलत तरीके से काम करती है और बार बार दौरे पड़ते हैं।
दौरे तब होते हैं जब न्यूरॉन्स अचानक तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे असामान्य हरकतें, संवेदनाएं, भावनाएं या व्यवहार में बदलाव होते हैं। यह असामान्य मस्तिष्क गतिविधि जागरूकता की कमी का कारण बन सकती है। दौरे के बाद ठीक होने का समय तुरंत से लेकर घंटों तक हो सकता है। मिर्गी का कारण आनुवंशिक मस्तिष्क की असमानताएं, संक्रमण, मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक या ट्यूमर हो सकते हैं, लेकिन प्रभावित लोगों में से आधे के लिए कारण अज्ञात रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, रिकिन्स प्रायद्वीप जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड या इंडोनेशिया? सही आंसर हो जाएगा हमारा आइसलैंड। आइसलैंड में स्थित रिकिन्स प्रायद्वीप में दिसंबर 2023 के बाद से 7वां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में स्थित और मिड अटलांटिक रिज पर स्थित पनडुब्बी रिकिन्स रिज का हिस्सा है। यह स्थान एक्लोन फिशर सिस्टम के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी पर्यटन, हाइकिंग ट्रेल्स और ब्लू लेगून जियोथर्मल स्पा के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रायद्वीप की जनसंख्या लगभग 27,829 है और रिकलिंग्स बियर का इस सबसे बड़ा बस्ती है। ठीक है, जो रिकलिंग्स है इसकी सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बल्पेक टायर और अंजार जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए इराक, बी लेबनान, सी कुवैत, डी ईरान। सही आंसर हो जाएगा हमारा लेबनान। लेबनान की यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर स्थल बल्बेक टायर और अंजार बार बार हमलों से खतरे में है। बेल्बेक शाही रोमन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो विशाल संरचना को प्रदर्शित करता है। टायर एक ऐतिहासिक फोनिशियन शहर कभी समुद्रों पर हावी था और कार्डिज और कार्थेज जैसे उपनिवेशों की स्थापना की, और यह बैंगनी रंग के आविष्कार से जुड़ा है। अंजार 8वीं सदी में खलीफा वलीद प्रथम द्वारा स्थापित में उमैयद युग की उल्लेखनीय शहर योजना के अवशेष है जो प्राचीन महल शहरों के समान है। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन द्वारा कास्काइस पुर्तगाल में आयोजित 10वें वैश्विक मंच का विषय क्या है? ऑप्शन ए शांति में एकजुट, विश्वास, बहाली, भविष्य का पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी सतत विकास के लिए नवाचार। ऑप्शन सी समावेशी समाजों में साथ रहना और ऑप्शन डी सांस्कृतिक संवाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा शांति में एकजुट, विश्वास, बहाली, भविष्य का पुनर्निर्माण। संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन का 10वां वैश्विक मंच कास्काइस पुर्तगाल में शांति में एकजुट, विश्व बहाली, भविष्य का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य विविध संस्कृतियों को शांति के लिए एकजुट करना है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और खेल सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है और सांस्कृतिक विविधता, युवा सहभागिता तथा सतत विकास के लिए नवाचार पर जोर देता है। यह आयोजन समकालीन चुनौतियों का समाधान करने और एक से अधिक समावेशी भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय, बी खान मंत्रालय, सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा खान मंत्रालय। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खान मंत्रालय के मंडप ने स्वर्ण पुरस्कार जीता। इसने 2047 तक विकसित भारत के योगदान को प्रदर्शित किया और 80,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया। मंत्रालय ने राम मंदिर में 70,000 तांबे की पट्टियों और 775 तांबे की छड़ों का योगदान दिया। जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र JNRDC द्वारा रिसाइकलिंग मशीनों के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा दिया जो वाउचर प्रदान करते हैं। महिला सशक्तिकरण को भी उजागर किया जहां स्वयं सहायता समूह ने 14 दिनों में 10 लाख से अधिक की कमाई की, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 10, शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए महिला और बाल विकास मंत्रालय,
बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा महिला और विकास मंत्रालय। सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया और यह शिकायत पंजीकरण और निगरानी मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यस्थलों की आंतरिक समितियों आईसीएस और स्थानीय समितियों एलसीएस का सार्वजनिक भंडार शामिल है। कार्यस्थलों को शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी को नामित करना चाहिए। यह पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुरूप है, जिसमें जांच 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। यह सुरक्षित कार्यस्थलों को सुनिश्चित करता है और महिलाओं को एक विश्वसनीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। SLINEX भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी रूस। सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास LINEX 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में हुआ। 2005 में शुरू हुआ SLINEX भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इस अभ्यास में 2 चरण होते, व्यावसायिक आदान प्रदान के लिए हार्बर फेज और संयुक्त संचालन के लिए सी फेज। सी फेज की गतिविधियों में विशेष बलों के अभ्यास और नौवहन ड्रिल शामिल है। यह वार्षिक आयोजन दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 12। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए चेन्नई, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में होगा। इसका विषय विकसित भारत के लिए प्रवासी योगदान है, जो भारत के विकास में प्रवासियों की भूमिका का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगालू वर्चुअली संबोधित करेंगी। 50 से अधिक देशों के प्रवासी सदस्य इसमें भाग लेंगे और मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात राज्य बास्केटबॉल संघ द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट सिरसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम भावनगर गुजरात में आयोजित हो रहा है। 900 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 150 से अधिक अधिकारी और राज्य प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य रखता है और गुजरात 2025, 26 और 29 में 5 विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा 50वीं। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग घटकर 50वें स्थान पर आ गई है, जो 2024 में 80वें स्थान पर थी। यह इंडेक्स पासपोर्ट की वैश्विक स्थलों तक बिना वीजा पहुंच के आधार पर मूल्यांकन करता है। भारत अब 57 देशों में बिना वीजा यात्रा की अनुमति देता है। शीर्ष रैंकिंग वाला पासपोर्ट सिंगापुर का है, जो 195 स्थलों तक पहुंच प्रदान करता है। पिछले 2 दशकों में भारत की रैंकिंग में काफी उतार चढ़ाव आया है, जो 2006 में 71वें स्थान पर सबसे ऊंची थी। इंडेक्स यात्रा पहुंच का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ITTA के डेटा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड NTB का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। यह बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों का नेतृत्व करेगा और मसाला बोर्ड व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाएगा।
इसमें एक अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य और प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बोर्ड का ध्यान शोध, मूल्य संवर्धन, हल्दी के औषधीय गुणों को बढ़ावा देने, पैदावार, लॉजिस्टिक्स सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज पर होगा। हल्दी उत्पादन और निर्यात के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानक भी प्रमुख लक्ष्य हैं। इसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR किस संस्था के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, बी खाद्य और कृषि संगठन FAO, सी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, डी मत्स्य मंत्रालय। सही ऑप्शन, सही आंसर है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। पुलिकट के लगभग 100 आदिवासी लोगों को मोती मछली संस्कृति, केकड़ा, मोटाई और जोकर मछली जलीय कृषि का प्रशिक्षण नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR द्वारा आयोजित किया जाएगा। NBFGR की स्थापना 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत की गई थी और इसका मुख्य ध्यान मछली जम्पलाजम संरक्षण पर है। इसका ढांचा 1999 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। NBFGR का दृष्टिकोण मछली जेनेटिक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को शामिल करता है। यह ब्यूरो मछली विविधता का दस्तावेजीकरण, डेटाबेस विकास, जीनोटाइपिंग और जीन बैंकिंग पर काम करता है ताकि मछली आबादी के स्वास्थ्य और स्थिरता का समर्थन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः किसने जीता? विक्टर एक्सलसन और ऑन ये यंग। ऑप्शन बी ली चियू क्यू और पोन पावी चोचुवोंग, सी गोहो से फेई और अरीसा इकाराशी, और डी नूर इजुद्दीन और किम हाईजंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विक्टर एक्सलन और आन ये यंग। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में शानदार प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। डेनमार्क के विक्टर एक्सलन ने हांगकांग चीन के ली च्यूक्यू को 21-16, 21-8 से हराकर अपना तीसरा इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। एक्सलन ने इससे पहले 2017 और 2019 में इंडिया ओपन जीता था। दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने महिला एकल फाइनल में थाईलैंड की पोन पावी चुचुवोंग को सिर्फ 29 मिनट में 21-12, 21-9 से हराया। दोनों चैंपियन पेरिस 2024 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और अपनी विश्व स्तरीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 18, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। त्रिपुरा की खारची पूजा पर आधारित झांकी दूसरे स्थान पर रही, जबकि आंध्र प्रदेश की एतिकोप्पा बोमल लकड़ी के खिलौनों पर आधारित झांकी तीसरे स्थान पर रही। जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि दिल्ली पुलिस ने CAPF सहायक बल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष झांकी के लिए पुरस्कार जीता। विश्व पुरस्कार भारत के संविधान पर आधारित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी और जयति जयमम भारतम डांस ग्रुप को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस भारतीय शहर में होगा? ऑप्शन ए रांची, बी हैदराबाद, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए रांची। रांची 3 से 5 मई 2025 तक बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में चौथे दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन की शुरुआत एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत 17 वर्षों में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जो आखिरी बार 2008 में आयोजित था। यह आयोजन मूल रूप से अक्टूबर 2023 के लिए तय था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी भाग लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। गिनीज टीम ने इसे प्रमाणित कर मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रमाण पत्र सौंपा। यह आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलोस वुसेविच जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है स्कॉटलैंड, बी आयरलैंड, सी सर्बिया, डी नॉर्वे। सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्बिया। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविच ने नोवी साद में एक घातक छत गिरने की घटना के बाद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा दे दिया। इस घटना में नवंबर में 15 लोगों की मौत हो गई और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के शासन के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। वुसेविच ने कहा कि उनका इस्तीफा देश में तनाव कम करने और संवाद बहाल करने के उद्देश्यों से है। नोवी साद के मेयर मिलान जूरिक ने भी इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे से जल्दी संसदीय चुनाव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हालिया रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल निर्माण में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी। भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण देश है और इसके बाद वियतनाम आता है। भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन घरेलू रूप से निर्मित होते हैं। मोबाइल फोन का भारत के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और FY23 में इसका मूल्यांकन USD 155 बिलियन तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग दोगुना होकर FY17 में USD 48 बिलियन से बढ़कर FY22 में USD 101 बिलियन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात वस्तु बन गया है। वृद्धि के बावजूद भारत का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 1% से कम हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर के हस्तकुंथित कालीन का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए सोजनी, ऑप्शन बी खतबंद, सी कालबाखी एंड डी कानी। से ऑप्शन है हमारा सी कालबाफी। भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री चेन्नई ने कश्मीर के हस्तकुंथित कालीन के लिए एक नया लोगो प्रदान किया है ताकि इसकी विशिष्टता बनी रहे। कश्मीर के हस्तकुंथित कालीन जिन्हें स्थानीय रूप से कालबाफी कहा जाता है 15वीं शताब्दियों से प्रचलित है। सुल्तान जैन अल अबिदीन ने फारस और मध्य एशिया से कारीगरों को लाकर कश्मीर में कालीन बुनाई की शुरुआत की थी। कश्मीर के कालीनों में पारंपरिक रूप से फारसी बाफ और पर्शियन सहना गांठों का उपयोग होता है। बुनाई में लकड़ी या धातु की कंघी और छोटे कैंची जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अन्य GI टैग वाले कश्मीरी शिल्प में पेपियर, माशे, पश्मीना, कानी, सोजनी, खतबंद और अखरोट की लकड़ी की निकाशी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में था का उपयोग किस प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बैक्टीरियल, बी फंगल, सी वायरल, डी प्रोटोजोन। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि वैनकोमाइसिन जो दस्त के लिए एक एंटीबायोटिक है, ऑटोइम्यून लीवर रोग से जुड़े एक प्रकार के सूजन आंतरोग IBD का इलाज कर सकता है। वैनकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण जैसे MRSA, मेथिसिलिन प्रतिरोधी, स्टेफिलोकोकस और सी डिफिसाइल से जुड़े दस्त के लिए उपयोग किया जाता है। यह रक्त प्रवाह, त्वचा, हृदय, वॉल्व, हड्डियों और जोड़ों के संक्रमण का इलाज करता है। यह वायरल संक्रमण जैसे जुकाम या फ्लू के खिलाफ काम नहीं करता।
वैनकोमाइसिन बैक्टीरिया की कोशिका दीवार के सही निर्माण को रोककर उन्हें कमजोर बनाता है और उनकी मृत्यु का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया FSI किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया FSI के एक गहरे समुद्री मछली पकड़ने के अभियान ने अरब सागर में अत्यधिक उत्पादक अनदेखे मछली पकड़ने के खिलाफ खोज की। FSI मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। 1946 में डीप सी फिशिंग स्टेशन के रूप में स्थापित यह 1974 में एक सर्वेक्षण संस्थान बना। 1983 में इसे एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया गया और 1988 में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 26, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में उजागर किया गया? ऑप्शन ए अवैध दवाओं की समस्या को हल करने की एक नई विधि, बी नकली मुद्रा नोटों की जांच के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया एक नया उपकरण, सी एक तकनीक जो चैटबॉट्स को दुर्भावनापूर्ण कमांड निष्पादित करने के लिए प्रेरित करती है, और डी MI मॉडल के लिए एक सुरक्षा पेच। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी एक तकनीक जो चैटबॉट्स को दुर्भावनापूर्ण कमांड निष्पादित करने के लिए प्रेरित करती है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि AI चैटबॉट्स इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों के प्रति संवेदनशील है। यह तकनीक चैटबॉट्स को दुर्भावनापूर्ण कमांड निष्पादित करने के लिए प्रेरित करती है। यह बड़े भाषा मॉडल्स LLMs का शोषण करती है और दस्तावेजों या ईमेल्स में हानिकारक निर्देशों को एम्बेड करती है। हमलावर चैटबॉट्स को संवेदनशील डेटा खोजने या दीर्घकालिक मेमोरी सेटिंग्स को बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये हमले हानिरहित दिखाई देते हैं लेकिन गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कालिदास के किस नाटक में नश्वर राजा पुरूरवा और स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी है? सही आंसर हो जाएगा हमारा सी विक्रमोर्वशीयम। कालिदास का नाटक नश्वर राजा पुरूरवा और स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी बताता है। उर्वशी को अमर होने के कारण स्वर्ग लौटना पड़ता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उसे शाप मिलता है और वह नश्वर बनकर धरती पर लौट आती है। शाप यह है कि जैसे ही उसका प्रेमी उनके होने वाले बच्चे को देखेगा वह मर जाएगी और स्वर्ग लौट जाएगी। कई घटनाओं के बाद जिसमें उर्वशी का अस्थायी रूप से लता में बदल जाना शामिल है, शाप समाप्त हो जाता है और प्रेमियों को धरती पर साथ रहने की अनुमति मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? वेताल भट्ट, अमर सिंह, कालिदास या आर्यभट्ट? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। विक्रमादित्य के 9 रत्न थे धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपरा, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट WAVES 2025 किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एक्सटेंडेड रियलिटी क्रिएटर हैकाथॉन वेब लैब्स द्वारा WAVES 2025 के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जो भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल है। वेव्स 2025 मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विचारों, सहयोग और नवाचार के लिए एक प्रमुख मंच बनने का लक्ष्य रखता है। यह आयोजन भारत को कंटेंट क्रिएशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट में वैश्विक अग्रणी
बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने प्रगति पथ योजना शुरू की। इस योजना के तहत 7,110 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी लागत 5,190 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY से अलग है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जॉन्जिंग 10R उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी वियतनाम और डी इंडोनेशिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चीन। चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना सेट 10R जॉन्जिंग 10R उपग्रह को भू समकालिक ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलता पूर्वक लॉन्च किया। यह पुराने चाइना सेट 10 की जगह लेगा और उपग्रह संचार को बेहतर बनाएगा। इस उपग्रह को शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। यह परिवहन, आपातकालीन सेवाओं, ऊर्जा, वानिकी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का समर्थन करता है। चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन CASC ने इस मिशन की सफलता की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए रूपरेखा विकसित की है? ऑप्शन ए IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT अहमदाबाद। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी IIT मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा विकसित की। यह रूपरेखा डिजाइनरों को प्रबलित कंक्रीट RC पैनलों की बैलिस्टिक प्रतिरोध क्षमता सुधारने में मदद करती है। इसके निष्कर्ष जनरल रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एंड सिस्टम सेफ्टी में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने RC पर मिसाइल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए संगठनात्मक सिमुलेशन का उपयोग किया। RC का उपयोग सैन्य बंकरों, परमाणु ऊर्जा भवनों, पुलों और रनवे में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में खबरों में देखा गया फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इथोपिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी ग्वाटेमाला। सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के वोल्कान डे फुएगो ज्वालामुखी के शक्तिशाली विस्फोट से तेज धमाके, दहकता हुआ पदार्थ और ज्वालामुखी प्रवाह हुए, जिससे आसपास की बस्तियों को खतरा पैदा हो गया। आग का ज्वालामुखी कहे जाने वाला यह ज्वालामुखी ग्वाटेमाला के एंटीगुआ के पास स्थित 3 बड़े स्ट्रेटोवोल्केनो में से एक है। ग्वाटेमाला प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, जहां भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियां आम हैं। फुएगो मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिनकी गतिविधियां 16वीं शताब्दी से दर्ज की गई है। 2018 में इसके विनाशकारी विस्फोट में 194 लोगों की मौत हुई है और 234 लापता हो गए। इसके विस्फोटों में धमाके, लावा प्रवाह और ज्वालामुखी प्रवाह शामिल होते हैं, जो गंभीर खतरा पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर 2 ईयर मिसाइल BVRAAM को किस संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है? ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, सी भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड BDL, डी भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। सही आंसर हो जाएगा हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA-AF Mk1 प्रोटोटाइप से ओडिशा के चांदीपुर में भारत की एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर 2 ईयर मिसाइल BVRAAM का सफल परीक्षण किया। एस्ट्रा मिसाइल ने उड़ते लक्ष्य पर सीधा प्रहार कर अपनी सटीकता एवं प्रभावशीलता साबित की। सभी मिसाइल सब सिस्टम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित एस्ट्रा उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम के साथ 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य भेद करती है।
कर सकती है। इससे पहले भारतीय वायुसेना IAF में शामिल किया जा चुका है, जिससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत हो। यह परीक्षण LCAAF Mk1A वेरिएंट के इंडक्शन को करीब लाने और स्वदेशी रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 35, उड़ीसा में शक्त और साउथ कोएल नदियों में संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है? बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ऋषिकुल्या नदी या इंद्रावती नदी? सही ऑप्शन है हमारा बी, ब्राह्मणी नदी। ब्रह्मावर्त के पास ब्राह्मणी नदी पर बना पुल 8 साल बाद भी अधूरा है, जिससे रसूलपुर और जाजपुर ब्लॉक के 20 से अधिक गांवों को परेशानी हो रही है। उड़ीसा से बहने वाली ब्राह्मणी नदी शंख और साउथ कोएल नदियों के संगम से बनती है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है और 39,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जल प्रदान करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई 799 किलोमीटर है, जिसमें से 541 किलोमीटर ओडिशा में यह महानदी और बैतरणी नदी के साथ मिलकर एक विशाल डेल्टा बनाती है। ब्राह्मणी डेल्टा में भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य शामिल है, जो खारे पानी के मगरमच्छों का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया PARI प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी शहरी विकास मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय और डी संस्कृति मंत्रालय। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया PARI प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रोजेक्ट भारत की सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने और उसे समृद्ध करने के उद्देश्यों से शुरू किया गया था। इसे ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में फंड, थंका, गौंड और वारली जैसी विभिन्न क्षेत्रीय कला शैलियों को 200 से अधिक कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में PARI केवल दिल्ली में लागू किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत को समकालीन विश्व के साथ जोड़ता है और सार्वजनिक स्थानों में संवाद और चिंतन को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। वार्षिक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स फ्री ऑफ अदर मैमल्स 2024 के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR में बाघों की संख्या 2023 में 74 से बढ़कर 2024 में 76 हो गई है। यह आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की एक शाखा नलमाला पहाड़ियों में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो 5,937 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूर्वी घाट क्षेत्र में बाघों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। इसका नाम नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध के नाम पर रखा गया है। इसमें राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य GBM शामिल है। कृष्णा नदी यहाँ से 270 किलोमीटर तक बहती है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 110 से अधिक मेगालिथ किस राज्य में खोजे? ऑप्शन ए केरल, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा हमारा केरल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने केरल के पलक्कड़ में मलमपूछा बांध के पास 110 से अधिक मेगालिथ खोजे हैं, जो 45 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। मलमपूछा बांध केरल का सबसे बड़ा जल अवरोध है, जो जलाशय, नवपाषाण और कांस्य युग में मेगालिथिक संरचनाओं का उपयोग दफनाने के लिए किया जाता है। ये बड़े पत्थरों से बिना गारे के बनाए जाते हैं। इनमें रिस्ट, स्टोन, सर्कल, कलश, डोलमेन और डोलमेनाइट सिस्ट शामिल है, जो ग्रेनाइट और लेटराइट पत्थरों से बने होते हैं। ऐसे ही मेगालिथिक स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के अडिचनलूर में पाए गए हैं। यह खोज केरल के प्रारंभिक लौह युग की समाज और मान्यताओं को समझने में नई जानकारी दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, बी आधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल स्कूल स्थापित करना, सी सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट
देना। डी, सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए केवल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, आधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल्स को स्थापित करना। संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय से आग्रह किया कि वो तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए समग्र शिक्षा अभियान SSA के तहत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करे। यह राशि इसलिए रोकी गई क्योंकि इन राज्यों ने PM श्री योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए। रिपोर्ट में बताया गया है कि SSA PM श्री योजना से पहले से लागू है और यह शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य 14,500 मॉडल स्कूलों की स्थापना करना है जहां समग्र शिक्षा 21वीं सदी के कौशल और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 40, भरण त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है केरल। कोंडुगलूर भरनी एक जीवंत वार्षिक त्योहार है जो केरल के त्रिशूर जिले के कोंडुगलूर में स्थित श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर में मलयालम महीने मीनम मार्च अप्रैल के दौरान आयोजित होता है। यह देवी भद्रकाली के जन्म का उत्सव है जो कथा के अनुसार राक्षस दरिका को नष्ट करने के लिए भगवान शिव की तीसरी आंख से प्रकट हुई थी। त्योहार में लाल वस्त्र धारण किए हुए ओरेकल, जिन्हें कोमारम या वेली छपाडू कहा जाता है, की विशेष उपस्थिति होती है जो पवित्र अनुष्ठान करते हैं। यह उत्सव केरल की सबसे रहस्यमय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंपराओं में से एक है जो हर साल बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI योजना को किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू किया गया था? ऑप्शन ए फॉरेनर्स एक्ट 1946, बी सिटीजनशिप एक्ट 1955, सी इमिग्रेशन एक्ट 1983 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी सिटीजनशिप एक्ट 1955। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल की शुरुआत नई दिल्ली में की है। OCI योजना अगस्त 2005 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। कोई भी विदेशी नागरिक OCI के लिए आवेदन कर सकता है अगर वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तिथि को नागरिक बनने के योग्य था। वे लोग भी OCI के पात्र हैं जिनके पूर्वज ऐसे क्षेत्र से थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। नया OCI पोर्टल पात्र विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ और डी मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व USTR में लगे कैमरा ट्रैप से हाल ही में जो तस्वीरें मिली है उनसे वन्यजीव गतिविधियों में सकारात्मकता बढ़ोतरी दिखाई दी है। यहाँ मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वहारी जानवर जंगल का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। यह रिजर्व गरियाबंद और धमतरी जिलों में स्थित है और सीता नदी तथा उदंती वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ की प्रमुख नदी महानदी है जिसमें उदंती, सीता नदी, इंद्रावन और पेरी नदियां सहायक है। यह रिजर्व कांकेर और उत्तर कोंडागांव के जंगलों से जुड़ता है और बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व तक एक कॉरिडोर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में खबरों में देखा गया काकापो एक उड़ान रहित तोता है। यह किस देश का मूल निवासी है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है हमारा सी न्यूजीलैंड। जर्मनी की जस्टस लिविग यूनिवर्सिटी गिस्से न्यूजीलैंड के संरक्षण विभाग काकापो रिकवरी और ओटागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर कृत्रिम गर्भाधान AI की मदद से संकटग्रस्त काकापो का सफल प्रजनन किया है। काकापो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित तोता है जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। यह रात में सक्रिय रहता है, शाकाहारी होता है और एकमात्र ऐसा तोता है जो
लिंग प्रजनन प्रणाली अपनाता है जिसमें नर एक साथ प्रदर्शन करते हैं ताकि मादा को आकर्षित कर सके। काकापू केवल उन्हीं वर्षों में प्रजनन करते हैं जब रीमू जैसी देशी फलियां भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसकी प्रजाति को कई खतरे हैं जैसे बाहरी शिकारी जानवर, बांझपन, भ्रूण की अधिक मृत्यु दर और एस्परगिलोसिस जैसी बीमारियां। इन्हीं कारणों से इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? ऑप्शन इंडोनेशिया, बी चीन, बी सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। सही आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का 26वां संस्करण 27-31 मई तक दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में हो रहा है। इसमें भारत के 60 से ज्यादा एथलीट 30 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं जिनमें 15 पुरुष, 14 महिला और एक मिक्स्ड टीम इवेंट शामिल है। इस प्रतियोगिता में 43 देशों के 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन भारत का सरबिन सेबास्टिन ने पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक दिलाया। क्वेश्चन नंबर 45, ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 3 से 5 जून 2025 तक ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। फोरम का विषय है समावेशी और सतत वैश्विक शासन में ब्रिक्स संसदों की भूमिका। श्री ओम बिरला 4 प्रमुख विषयों पर पूर्ण सत्रों को संबोधित कर रहे हैं जिनमें ब्रिक्स संसदीय संबंधों को मजबूत करता है, वैश्विक शांति सुधार, समावेशी AI और आर्थिक विकास की नई रणनीतियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी अफ्रीकी संघ, सी संयुक्त राष्ट्र, डी एशियाई विकास बैंक। सही आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC लिमिटेड ने सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के साथ ऊर्जा संक्रमण रोडमैप बनाने के लिए समझौता किया है। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल एक वैश्विक पहल है जिसे संयुक्त राष्ट्र UN ने वर्ष 2011 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल UNOPS द्वारा संचालित एक स्वतंत्र संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक वाली 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, सी विश्व बैंक और डी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नामक 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि हर 3 में से एक भारतीय वयस्क अनचाही गर्भावस्था का सामना करता है और 30% भारतीयों की संतान संबंधी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। UNFPA का उद्देश्य कि हर गर्भावस्था इच्छित हो, प्रसव सुरक्षित हो और युवाओं की संभावनाएं पूरी हो। क्वेश्चन नंबर 48, हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस AAD किस दिन मनाया जाता है? 13 जून, 14 जून, 15 जून या 16 जून। सही आंसर हो जाएगा 13 जून। हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों को समर्थन मिल सके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका में हर 5000 में से एक और यूरोप व उत्तरी अमेरिका में हर 20,000 में से एक व्यक्ति इस आनुवंशिक स्थिति से प्रभावित होता है। 2025 में इस दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक,
ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, UNCTAD। सही आंसर इसका ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में FDI गंतव्यों में 16वें से बढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि प्रवाह 27.6 बिलियन रहा। यह रिपोर्ट वैश्विक FDI रुझानों और उनके विकास पर प्रभाव को दर्शाती है। भारत दक्षिण एशिया में FDI में अग्रणी रहा और एशिया के 605 बिलियन में बड़ा हिस्सा आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 50, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DPIP किस संस्था की पहल है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DPIP विकसित करने की पहल की। इसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करना और एकत्र करना है। RBI इनोवेशन हब 5 से 10 बैंकों के साथ इसका प्रोटोटाइप बना रहा है। ये थे हमारे आज के करंट